सर, पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, इतनी आलोचना राघव चड्ढा की क्यों? 12.1 मिलियन उनके फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स घटे और अब हो गए थे, क्यों आलोचना उनकी हो रही है? उन्होंने भाजपा ज्वाइन की इसलिए हो रही है, आलोचना क्यों हो रही है? सर, क्या एक्सपेक्टेशन थी राघव चड्ढा से? जैसा आपने कहा, और बात सही भी है कि डायरेक्ट तो लोगों ने उनको चूज नहीं किया था वोट करके, ये तो इनडायरेक्ट राज्यसभा सांसद, तो फिर कितना लोगों को क्या उम्मीद थी उनसे जो इतना आलोचना? देखिए, जो हम सोशल मीडिया की आलोचना देखते हैं वो आलोचना एक कृत्रिम भी होती है, बहुत सारी आलोचनाएं सही भी नहीं होती हैं, वो कृत्रिम आलोचनाएं होती हैं। जो फॉलोअर्स हैं वो भी, आजकल जमाना सोशल मीडिया का है, यू विल गेट अ मूड ऑफ द नेशन। बिल्कुल, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, मे बी अ स्मॉल चंक बट यस जी। और दूसरा, जो आप बात करें फॉलोअर्स की, तो देखिए फॉलोअर्स तो आप बाहर में बैठा आदमी इंडिया के 50,000 फॉलोअर रखा हुआ, इंडिया में बैठा आदमी 50,000 चाइना के उसके फॉलोअर हैं, तो फॉलोअर कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। और क्योंकि राघव चड्ढा के मेजॉरिटी ऑफ द फॉलोअर्स आम आदमी पार्टी के सपोर्टर रहे होंगे, कनाडा इन सब जगह तो वो उनको अनफॉलो कर रहे हैं। वो उनकी अपनी एक विचारधारा है, जिस विचारधारा को वो फॉलो करते थे उस विचारधारा से वो व्यक्ति अलग हो गया, तो वो वाले लोग हैं जो उनको अनफॉलो कर रहे हैं। इसका तो काउंटर ये भी हो सकता है कि 2/3 फॉलोअर्स सब भी उनके साथ हैं। बिल्कुल। और देखिए, अगर आलोचना करने वाले लोग हैं तो उनकी प्रशंसा करने वाले भी लोग हैं। जिस पार्टी को वो गुंडा कहा करते थे, आज वो पार्टी उनको एकदम बाहें खोल के उनका अध्यक्ष उनको स्वागत कर रहे हैं, उनको बढ़िया से। और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कोई मंत्री पद भी ऑफर किया जाए, क्योंकि सारा मैनेजमेंट राघव चड्ढा ने किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि राघव चड्ढा के पास क्या है ना, राघव चड्ढा क्या डैमेज आम आदमी पार्टी को कर पाएंगे, क्या पॉलिटिकल गेन भारतीय जनता पार्टी को दे पाएंगे, मुझे लगता है इसकी बात होनी चाहिए। और एक बात हम लोग आप ये बात कर रही हैं कि राघव चड्ढा की आलोचना क्यों हो रही है, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का एक सांसद जो पंजाब से ही आता है, बलबीर सिंह सीचेवाल, मुझे लगता है कि जी, उनकी अगर बात नहीं होती है तो मुझे लगता है राघव चड्ढा जैसे लोगों की बात होती है। क्योंकि बलबीर सिंह सीचेवाल को मुझे नहीं लगता कि जितने भी आपके दर्शक होंगे सोशल मीडिया के, वो शायद, और उनके फॉलोअर, मुझे लगता है कि मैं देख रहा था कल परसों उनकी प्रोफाइल 8-10 हज़ार फॉलोअर हैं उनके। लेकिन वो व्यक्ति विश्व का टॉप 30 में हीरो ऑफ द एनवायरमेंट है। उस व्यक्ति ने 160 किलोमीटर की नदी खुद के भरोसे साफ कर दी पंजाब की, बिना किसी सरकारी के भरोसे। वो व्यक्ति राज्यसभा में आता है, इस शर्त के साथ आता है कि मैं आपकी किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं जाऊंगा, मैं आपकी किसी सभा में नहीं जाऊंगा, मैं राज्यसभा का सांसद हूं, मैं मिट्टी पानी हवा की बात करूंगा, राज्यसभा में जब भी आऊंगा मिट्टी पानी हवा की बात करूंगा। उस शर्त पे आता, उस शर्त पे उसको भी अप्रोच किया गया राघव चड्ढा द्वारा, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा मैं देखो मिट्टी पानी हवा के लिए बात करने आऊँ, मैं चाहे यहाँ रहूँ चाहे वहाँ रहूँ, मैं यहीं बैठ के बात करूँगा। तो एक बात, ऐसे सांसद भी हैं हमारे देश में, ऐसे भी सांसद हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं और जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं। और ऐसे सांसद भी हैं, राघव चड्ढा जैसे लोग भी हैं जो कि अच्छा, आप क्योंकि आपने वो सवाल भी खड़ा किया और विच इज वैलिड, आप मेरे दर्शकों को बता दीजिए, इनका सबसे पहला सवाल था, राघव चड्ढा बीजेपी में जाएंगे तो दोनों को क्या फायदा है, बीजेपी को भी और राघव चड्ढा को भी? देखिए, क्योंकि मैं मेजर बात करूंगी संदीप पाठक पर जी, जो फायदा देंगे, लेकिन पहले राघव चड्ढा बताइए। देखिए, संदीप पाठक भी कितना, मैं आपको, चलिए मैं इन सबको छोड़ देता हूँ। कल्याण सिंह एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के बहुत बड़े नेता। मुझे लगता नहीं कि संगठन का इससे बड़ा नेता आज तक कोई हुआ हो। नेता बड़े हुए हैं, मोदी जी हैं आज के टाइम में सबसे बड़े नेता, लेकिन संगठन का मुझे लगता है कि कल्याण सिंह जैसा नेता कोई नहीं हुआ होगा। जो व्यक्ति अपने संगठन के एक एक आदमी को बूथ लेवल कार्यकर्ता तक उस समय पहचानता था, वो व्यक्ति जब पार्टी छोड़ता है, पार्टी बनाता है और चुनाव लड़ता है, तो आप लोग हश्र क्या देखते हैं? उमा भारती पार्टी छोड़ती है, हश्र क्या होता है? वो तो सर इतिहास गवाह की समय। बिल्कुल। तो जब आप जिस आधार से या आपको जैसे लोग पहचानते हैं, उस आधार को छोड़कर जब दूसरे आधार पे जाते हैं, दूसरे बेस कैंप में आप चले जाते हैं, तो उस बेस कैंप में पहले बात तो आपको अपने को एस्टेब्लिश करना बहुत बड़ा संघर्ष होता है। आप देखिए नरेश अग्रवाल का क्या हुआ, रीता बहुगुणा जोशी कितनी बड़ी नेता थी, उनके पिताजी कितने बड़े नेता थे, उनका क्या हश्र हुआ। बहुत बड़े बड़े नेता, मैं आपको नाम गिना दूं कि बीजेपी में आते हैं और उस समंदर में कहाँ खो जाते हैं, हम सबको पता है कि वो कहाँ है, आज उनकी स्थिति पता नहीं कहाँ है। तो अभी क्योंकि बीजेपी को राघव चड्ढा की जरूरत है, सिर्फ इसलिए जरूरत है, हाँ, सिर्फ जरूरत इसलिए है, एक पहली बात क्योंकि वो चोपड़ा खानदान के दामाद हैं, और राघव चड्ढा की मेरे नज़र में कोई वैल्यू नहीं। एक तो वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी के पति हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी के जीजा जी हैं,
जो कि एक पॉलिटिकल माइलेज उनको मिल सकता है। दूसरा पंजाब में, और दूसरा देखिए पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉर्ड राघव चड्ढा अपने आप को इन दोनों से दूर रखना चाहते हैं कि हम करती मेहनत मैं हूं और प्रियंका चोपड़ा का नाम क्यों हो। आप कुछ भी दूर रखिए, लेकिन आप उस महिला के पति हैं, वो सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आप एक एक्ट्रेस के पति हैं, वो सब कोई जानता है। और उसका फायदा और बहुत ये दूरियां कम करने में उस दोनों महिलाओं ने बहुत अपनी पारी निभाई है। प्रियंका चोपड़ा, प्रतिनिधि चोपड़ा, इन दोनों ने बहुत पारी निभाई है राघव चड्ढा की बीजेपी की दूरियां कम करने के लिए, राघव चड्ढा को इधर लाने के लिए। दूसरी बात देखिए, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट कि आप कितने बड़े मास लीडर हैं। पॉलिटिक्स एक परसेप्शन का भी खेल होता है। पॉलिटिक्स जब हम कोई चुनाव लड़ते हैं तो प्रोपेगेंडा, परसेप्शन, प्रैक्टिकल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब क्योंकि पंजाब चुनाव आने वाले हैं तो एक परसेप्शन का खेल बीजेपी जो खेलना चाहती है कि हम जो है आपके इतने बड़े बड़े सांसद जो कि इतने बड़े फेस हो सकते हैं या थे, इतना बड़ा क्रिकेटर और इतने बड़े बड़े। मैं एक बात बताऊं, ये जितने भी 7 लोग गए हैं, राघव चड्ढा और संदीप पाठक को छोड़ दिया जाए ना सर, तो बाकी सब तो इंडस्ट्रियलिस्ट, मोर और लेस, कोई इम्पैक्ट नहीं। पंजाब पे आती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले सर, अब संजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि मैंने चिट्ठी भी लिखी, मैं बात भी कर रहा हूँ, चेयरमैन डिसाइड करेंगे, जबकि चेयरमैन ने विलय सब हो गया है। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ऐसा हो सकता है कि विलय होने के बाद ये चेयरमैन पे अप्रोच करें, फिर कोर्ट जाएं, ये जाएं, इनकी सदस्यता को लेकर कुछ सवाल उठाएं, तमाम चीजें हो सकती हैं। अभी भी कोई प्रावधान बचे हैं जिसमें सदस्यता रद्द की जाए? प्रावधान है, जैसे सर कोर्ट का प्रावधान है। जब आपको चेयरमैन या स्पीकर जब आपको मान्यता दे दे और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास कारण है, आप कोर्ट के पास आपकी वायबिलिटी। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। 2017 आई सपोज और 19 गोवा का एग्जांपल ले लीजिए आप, जब दिगंबर कामत वगैरह का ग्रुप सारा का सारा बीजेपी में, कांग्रेस से टूट के और बीजेपी में विलय हुआ। अल्टीमेटली वो मैटर गया हाई कोर्ट बॉम्बे, क्योंकि गोवा की जो बेंच है वो बॉम्बे हाई कोर्ट देखता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा नहीं कि जो स्पीकर ने कर दिया उनके विलय के बारे में, उन्होंने यही कहा था कि इनके पास 2/3 मेजोरिटी है, लेकिन कांग्रेस एज ए ग्रुप, कांग्रेस एज ए पार्टी हैज नॉट मर्ज्ड। तो उनका जो लाइन ऑफ आर्गुमेंट था इन कोर्ट, इट वाज दैट सिंस द पार्टी, द कांग्रेस एज सच हैज नॉट मर्ज्ड विद दैट, तो इट कैन नॉट बी ए जेन्युइन, प्रॉपर एंड लीगल मर्जर। तो उस केस में ये हुआ कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो स्पीकर ने कहा है वो ठीक है। दैट मैटर आई थिंक इज स्टिल पेंडिंग विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड नोटिस, उसमें नोटिस इशू हुआ है और अभी तक मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या फेट है। और लेकिन ये सब कुछ है, हाई कोर्ट ने लिया, तो इसका मतलब अगर उस एग्जाम्पल को आप आज के सिनेरियो फिट करेंगे, और जो आपका क्वेश्चन है कि क्या इसका कोई रेमेडी अवेलेबल है, तो यस सर्टेनली देयर इज अ रेमेडी। दे कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट, दे कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, वो है। रहा बात ये कि अभी कहा कि एक सेलिब्रिटी के हस्बैंड हैं राघव चड्ढा, तो उनका इम्पैक्ट शायद उसके पति या उसके ब्रदर इन लॉ होने, प्रियंका चोपड़ा के ब्रदर इन लॉ होने से इसका इम्पैक्ट उन पे आएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये दोनों के दोनों अमिताभ बच्चन से बड़े हीरो या हीरोइन नहीं है। अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज आदमी या धर्मेंद्र जैसे दिग्गज, जो मेरे ख्याल में परिणीति चोपड़ा या प्रियंका चोपड़ा, उनके सामने कहीं भी नहीं टिकते, ना मास फॉलोइंग में, ना पर्सनैलिटी में, ना एक्टिंग में, या मॉनिटरीली भी, पैसे के हिसाब से भी। वो लोग भी राजनीति में उतना निपुणता से आगे नहीं बढ़ पाए, वो भी ध्वस्त हुए, अल्टीमेटली बाहर हुए। तो ये कि भाई परिणीति चोपड़ा आजकल तो क्या हो गया है कि मोदी जी के साथ जो है उसकी नैया पार हो जाएगी। आप कुछ कहने वाले थे? मैं एक चीज कह रहा था, ये जो टेक्निकल एक क्वेश्चन है 10 शेड्यूल का, देखिए 1967 जो हम आयाराम गयाराम की बात करते हैं, 1967 से आयाराम गयाराम की बात शुरू थी, जो एक एमएलए थे हरियाणा के, ये जानते होंगे, नहीं गयालाल उनका नाम था, गयालाल जो है 2 हफ्ते में 3 पार्टियां बदलते हैं। उसके बाद इसकी बात शुरू होती है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। और मैं आपको एक बड़े ताज्जुब की बात बताऊं कि संविधान बनाने वालों ने कभी ये नहीं सोचा था कि पॉलिटिकल पार्टी जैसी सिचुएशन होगी, पॉलिटिकल पार्टी की जैसी बात होगी, पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा करेंगी। इसलिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी शब्द कहीं नहीं था,
पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई विवेचना नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ बात करता है किसकी, सांसदों की, विधायक, मतलब लगभग 100 आर्टिकल हमारे सांसदों की बात करते हैं, विधायकों की बात करते हैं, इवन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के कार्यों के भी बारे 2-3 आर्टिकल बात करते हैं सिर्फ। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो मास लीडर होता है, सबसे बड़ा जो लोकतंत्र में जो लीडर होता है वो विधायक होता है या फिर सांसद होता है। इसीलिए जब 10 शेड्यूल में 1985 में बनाया गया तो 10 शेड्यूल में ये जो ये बात हो रही ना कि ये विलय सही है या नहीं है, देखिए उसमें क्या है, लेजिस्लेटिव पार्टी अगर विलय करती है तो पार्टी दो, एक तो संगठनात्मक होगी, एक लेजिस्लेटिव। मतलब मैं अगर संगठन में हूँ, मैं संगठनात्मक हूँ, लेजिस्लेटिव अगर कोई है, लेजिस्लेटिव अगर कोई विलय होता है किसी पार्टी में तो वो वैलिड मर्जर है, वैलिड विलय, मैं कहूँगा विलय है, और उसमें कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में केस चलता रहेगा तब तक अगला चुनाव इनका 28। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा के सांसद और या विधायक 2/3 आ रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। 10 शेड्यूल बहुत क्लियर है इस पे। लेजिस्लेटिव वो बात करता है, सीधे सीधे लेजिस्लेटिव शब्द है, लेजिस्लेटिव अगर कोई चेंज करता है 2/3 तो उसमें कोई इशू नहीं है। बहुत सारे तमाम एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए, तमाम एग्जांपल लेते, उसमें भी तो पार्टी का मर्जर, जो पार्टी शिवसेना, शिवसेना असली पार्टी हूँ, क्योंकि वो उसमें अगर आप रिकॉल करेंगे उसमें क्वेश्चन यही आया था, उसमें बात ये थी कि पार्टी का मर्जर था, कि पार्टी मर्जर हुआ और उसमें संगठनात्मक लोग भी थे, लेजिस्लेटिव लोग भी थे। वो उसमें क्वेश्चन ये था कि मैं एक्चुअल शिवसेना हूँ या आप एक्चुअल शिवसेना है। यहाँ पे वो सवाल नहीं है। यहाँ पे सवाल सिर्फ इतना है कि ये विलय जो भी सांसद हैं, चाहे राज्यसभा के सांसद है, लोकसभा के सांसद है, विधानसभा के सांसद है, विधानसभा के विधायक है, वो अगर विलय कर रहे हैं 2/3 से तो वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 10 शेड्यूल जो हमारा 52वां संशोधन है वो सही है कि नहीं है, उसके हिसाब से अगर मेरे जो कानूनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं मानता हूँ बिल्कुल ठीक है और इसमें कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, कोर्ट में तो आपके कुछ भी मैं आपके घर पे बोल दूँ आपका घर मेरा घर है, मैं कोर्ट में केस डाल दूँ, केस चलता रहेगा 10 साल, आप परेशान होते रहेंगे, मैं आपको परेशान करता रहूंगा। ठीक है। एक केस राजस्थान का हुआ था जिसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। मैं समझना चाहूंगी कि उस केस में क्या होता, वैसे हो नहीं पाया था। उस केस में सचिन पायलट लगभग 2 महीने के लिए मानेसर आ गए थे। 38 सांसद चाहिए थे उनको, 38 होते ही 2/3 बहुमत की बात हो जाती, लेकिन वो 38 हो नहीं पाए, 38 विधायक माफ कीजिएगा। तो 18 तक थे, फिर वो पहले 32 तक, फिर नीचे आ गए, 18 टोटल थे। तो बहुत दिन तक चला, फिर बाद में वो वापस लौट गए। अगर हो जाता तो वो क्या कहते कि मैं असली कांग्रेस हूँ, या वो बीजेपी के साथ विलय हो जाते? देखिए, कांग्रेस कहना कि मैं असली कांग्रेस, मतलब उसे 2/3 बहुमत होता उनके पास। ये देखिए 2 चीजें हैं, सरकार नहीं बना देखिए 2 चीजों को मिक्स कर रही हैं आप। 2 चीजें हैं, एक तो क्या मैं 2/3 जब हम कह रहा हूं, मैं 2/3 अगर मान लीजिए कि मेरी पॉलिटिकल एक पार्टी है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी में 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर मतलब पॉलिटिकल पार्टी के, नॉट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, नॉट सांसद। अब वो 100 के 100 लोग, अब उसमें हो सकता है विधायक सांसद सबसे इंक्लूड, 100 में से 90 लोग दूसरी पार्टी में विलय कर जाएं, तो एक वो विलय अलग है, विषय है, वो तो संगठन वाली बात, वो संगठन हो गया। तब तो वो 90 लोग कहेंगे कि मैं असली पार्टी ये हूँ। वो तो ऑब्वियसली यही शिवसेना में हुआ कि उन्होंने कहा कि असली हम हैं। जो चंद्रचूड़ जी का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव पार्ट होता है वो सुपरसीड करता है आपके जो संगठनात्मक चीज़ है। तो लेजिस्लेटिव पार्ट एक अलग चीज़ है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन 10 शेड्यूल में ये संशोधन हुआ था, इस बात को लेते हुए संशोधन हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव पार्ट का, अगर ये क्यों हुआ था, सिर्फ इसलिए कि जो ये विधायकों की, भाई आप किसी संगठन में कुछ हैं तो आपको मुझे खरीदने से, आपको पैसा देके मुझे लाने, मेरा क्या फायदा होगा, और उससे किसी दूसरी पार्टी को क्या नुकसान होगा, क्योंकि उससे ना आपकी सरकार गिर रही है ना सरकार मेरी बन रही है। आप विधायक सांसद है तभी तो मैं अगर आपको अपनी पार्टी में ला रहा हूं तो मुझे कुछ गेन होगा या उधर पार्टी को कुछ लॉस होगा। तो जो इसलिए ये जो संशोधन हुआ था, संशोधन इसी बात के लिए हुआ था कि जो ये चुनने के बाद, अगर मैंने किसी को चुना एज अ वोटर ऑफ दिस नेशन, मैं किसी को चुन रहा हूं और चुनने के बाद अगर जनता से विश्वासघात अगर कोई कर रहा है, उन चीज़ों को रोकने के लिए ये संशोधन हुआ था कि 2/3 जी, कि कम से कम 2/3 अगर लोग जा रहे हैं तो कम से कम उसको वैलिड माना जा सकता है कि नहीं भाई 2/3 जा रहे हैं, तो एटलीस्ट पूरी पार्टी मान सकते हैं कि पूरी पार्टी उस बात को जा रही है, उस जो भी लोकसभा या क्विकली अपन अब, क्योंकि आधा समय ले चुके हैं, अब आधे समय में हम पंजाब और अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर डिस्कस करते हैं।